अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। देश के लोगों को चिंतन करना चाहिए। जिनको औलाद हो उनको पीएम बनाना चाहिए, जिनको परिवार हो उनको पीएम बनाना चाहिए, जिनको औलाद हो उनको सीएम बनाना चाहिए, जिनको परिवार हो उनको सीएम बनाना चाहिए। न तो योगी को परिवार है, न बेटी है, न बेटा है, उनको दूसरे के औलादों का क्या दुख, दूसरों की बीवी का क्या तकलीफ़ हो सकता है। न तो मोदी जी को है, न तो बेटी है, न बेटा है, न बीवी है। तो ऐसे लोगों को बेटियों का क्या सम्मान समझेंगे वो, जिनके घर में कोई बेटी ही नहीं है। डूब मरना चाहिए मोदी सरकार को, डूब मरना चाहिए योगी सरकार को। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो योगी सरकार को यूपी से इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस वक्त हम जो कि विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं, जैसा कि मुसलसल आपको हम अपडेट दिखा रहे हैं। आज से पहले बैसी, अमौर और कस्बा का दिखा रहे थे। आज हम अररिया ज़िले के जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान AIMIM के भावी प्रत्याशी और उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार जो हैं बीबी गुलशन आरा, जो हमारे दरमियान है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है मेरे चैनल सीमांचल दस्तक। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सीमांचल दस्तक के कर्मियों का। तो ये जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र, जिसका इतिहास आपके सामने मुख्तसर हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां मुसलसल एक परिवार का दबदबा रहा है। चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनका दबदबा यहाँ रहा है जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का, जिनको आप लोग जानते होंगे। ये विधानसभा क्षेत्र जो जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र 1967 में अस्तित्व में आया है। अब तक जो है यहाँ चुनाव हुआ है, 4 बार यहाँ JDU कामयाब हुई है और 3 बार कांग्रेस, 2 बार जनता पार्टी, 2 बार RJD, 1 बार PSP, 1 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार जनता दल और 1 बार निर्दलीय। और यहाँ से जो उम्मीद होने वाले कैंडिडेट हैं उनका नाम भी हम आपको बताना चाहेंगे बात करने से पहले। सबसे पहला 1967 में जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं नजमुद्दीन साहब, जो PSP के उम्मीदवार थे। दूसरे नंबर पे जो है 1969 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन कांग्रेस से थे। 1972 में जो तीसरा चुनाव हुआ, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन निर्दलीय थे। 1977 में जो चुनाव हुआ है यहाँ चौथी बार, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जनता पार्टी से थे। 1980 में मोइदुर रहमान कांग्रेस से थे। 1985 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन जनता पार्टी से। 1990 में जो 7वां चुनाव था मोइदुर रहमान कांग्रेस से। 1995 में मोहम्मद तस्लीमुद्दीन समाजवादी पार्टी से अब की बार थे वो। 1996 में सरफराज आलम, जो तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे हैं, JD से थे। सन 2000 में मोहम्मद सरफराज आलम RJD। जो 11वां चुनाव 2005 में हुआ, मंजर आलम JDU के थे। 2005 में 2 चुनाव हुआ था बिहार में, एक फरवरी में, एक अक्टूबर में। तो दोनों चुनाव मंजर आलम ने जीता था JDU से। उसके बाद 13वां चुनाव 2010 में सरफराज आलम JDU। 2015 का जो चुनाव हुआ था महागठबंधन बना के, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, उसमें JDU यहाँ कामयाबी हासिल की थी, सरफराज आलम। और आखिर चुनाव जो उपचुनाव हुआ है 2018 में, जिसमें कि RJD यहाँ कामयाबी हासिल की है, शाहनवाज आलम यहाँ के उम्मीदवार अभी जो वर्तमान विधायक हैं। तो ये थी यहाँ की अब तक की हिस्ट्री। आप जान चुके हैं कि सरफराज आलम और शाहनवाज दोनों तस्लीम साहब के बेटे हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र में जहाँ के तस्लीमुद्दीन परिवार का मुसलसल दबदबा रहा है, खा वो निर्दलीय हो, JDU हो या फिर RJD हो, कांग्रेस हो, सभी पार्टी से वो लोग आए और कामयाबी हासिल की। ऐसे क्षेत्र में आप जब दावेदारी करते हैं, आपको कैसे लगता है कि इस क्षेत्र में आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान से नहीं डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। किसी भी इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उनका दबदबा रहा है, लेकिन आप एक कहावत सुने होंगे, कभी गाड़ी पे नाव और कभी नाव पे गाड़ी होता है। अब वो ज़माना चला ख़त्म हो चुका है। अब जो वो ग़ुलामी की जंजीर थी, जो एक अंग्रेज़ी सरकार हिंदुस्तान पे किया था, उसी तरीके से जोकीहाट में एक ये सरकार ही मान लीजिए जो इतने दिन से इनका दबदबाव था। लेकिन अब ग़ुलामी की जंजीर से लोग तोड़ करके बाहर निकले हैं। अब
जोकी हाट आज़ाद हो चुका है। अब जोकी हाट में दावेदारी क्यों नहीं करें? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। जितना हक उनका है उतना हक मेरा भी है, बराबर का हक है। जैसा कि अभी वर्तमान में मैडम ज़िला पार्षद है 7 पंचायत के, और इसके बावजूद इससे पहले मैडम जो आप जो थे बीजेपी में थे जी, बीजेपी में आपकी ज्वाइनिंग तकरीबन 2013 से 2019 के अंत तक रहा। जी बिल्कुल। तो इस दरमियान आप लोगों ने कौम की क्या खिदमत की जी। और उसके बाद क्या आपको ऐसा लगा कि आपने बीजेपी को छोड़कर MIM की तरफ आए? देखिए, मैं जो बीजेपी में गई थी तो मैं 2013 में जो गई तो मैं नाराज़ होकर के, क्योंकि मैं पहले तस्लीमुद्दीन पार्टी में थी, मैं किसी पार्टी में नहीं थी, और इधर से नाराज़ होकर के मैं बीजेपी में गई। बीजेपी में इसलिए गई थी कि लगा था कि बीजेपी में जा कर के मैं अपने समाज की कुछ खिदमत कर सकूंगी, समाज की उन्नति कर सकूंगी, समाज के लिए कुछ काम कर सकूंगी। जो वो लंबे लंबे भाषण मोदी जी का सुन करके मैं भी बहुत इम्प्रेस हो गई थी, इसलिए मैं गई थी। लेकिन देखिए कि उन लोगों की जो नीति बदलने लगी, उन लोगों का सोच बदलने लगा। मेरे देश के लिए, मेरे कौम के लिए, मेरे देश के जितने भी वासी हैं सभी को उनसे तकलीफ़ होने लगी। ये CA बहुत बड़ा मामला है जिसमें दबे कुचले को, दलित को, वंचित समाज को और ख़ास के जो है गरीब मुसलमानों को उसमें पेड़ने का कोशिश किया गया, वो काला कानून लागू करके। ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। हमारे कहने का मतलब है कि देश आज़ाद है, देश के सारे लोग नागरिक हैं, सबका बराबर का हक है, बराबर का हिस्सा है, देश में सब लोग रहते हैं। कहीं भी आपने देखा होगा कि एक रंगा कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, सतरंगा अच्छा लगता है। देश हमारा सतरंगी है और इस सतरंगी देश में तमाम लोग रहते हैं, अमन चैन से रहते थे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार जो आई जब से, लोगों को बर्बाद और तबाह कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे में कोई भी लोग जिनका ज़मीर ज़िंदा है वो उस पार्टी में नहीं रह सकता। आप देख रहे हैं अभी देश की क्या हालत है, देश कितनी मंदी में जा रही है, देश का DGP गिर गया, किस तरीके का हालात हो रहा है। इस हालात में, ये सारे हालात को देखते हुए, उनकी गंदी नीति देखते हुए मैंने पार्टी को छोड़ दिया, अलविदा कह दिया। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह दिया जैसा आप बता रहे हैं जी। लेकिन जब आप भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर रहे थे उस वक्त आपके सामने कई ऑप्शन थे। जैसे इस इलाके में JDU, और JDU तो खैर बीजेपी के साथ गठबंधन में है, RJD और कांग्रेस का एक मजबूत गठबंधन था, लेकिन आपने इधर रुख ना करके MIM की तरफ, जिन पर कि तरह तरह का आरोप भी लगता है कि जिस तरह बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है या मुसलमानों को नज़रअंदाज करती है, ठीक उसी प्रकार उसका अपोजिट में अगर देखा जाए तो MIM पर भी इस तरह का सवाल खड़े होते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। लेकिन आपने उधर छोड़कर MIM को क्यों चुना? जी, एक बात आपने बिल्कुल माकूल पूछा है और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये राजद और कांग्रेस बीजेपी का दूसरा पहलू है। ये इन लोगों ने भी बहुत राज किया देश में, और आज देखिए कि उधर में कैसे जाती, क्योंकि देश में हमको लगता है देश आज़ाद हुआ तब से कांग्रेस की सरकार रही, और ये बाबरी मस्जिद वाला जो मामला आज ये इतने बड़ा मुद्दा बन चुका था, देश के लिए चुनौती, देश में बर्बादी का जो ये आलम बना, ये कांग्रेस का देन है। और रही RJD की बात, तो बिहार में उन्होंने भी 15 साल राज किया था। उस वक्त उन्होंने भी जंगल राज बनाने का काम किया बिहार को। बिहार में उन्होंने एक अनपढ़ गवार की जो सरकार होती है उस तरीके से उन्होंने सरकार को चलाया। और मैं इस सारे चीज़ को देखते हुए MI में इसलिए आई कि आज हमारे शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दलितों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचित समाजों के लिए, आदिवासियों के लिए और देश में रहने वाले हर जीव जंतु का चिंतन करते हैं। और देश में जब संविधान के लिए आवाज़ जब उन लोगों ने काला कानून जो लागू कर रहे थे, संविधान पर जब छेड़छाड़ हो रहा था, उस वक्त कोई भी मर्द मुजाहिद सामने नहीं आए थे। बस एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उभर के आए और वो अपनी आवाज़ को बुलंद किए, संविधान के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद किया।
तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत इम्प्रेस हुई और मुझे लगा कि ये पार्टी ही ठीक है, जो हमारे गरीब, मजदूर, दलित, वंचित समाज, आदिवासी सबके लिए ये काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो मर्द मुजाहिद, जिन्हें गोली का खौफ नहीं, जिन्हें मुकदमा का खौफ नहीं, जिन्हें जेल का खौफ नहीं, ऐसे लोगों के साथ में आई हूँ जो अपने आप में एक मर्द है, मजबूत मर्द, उनके साथ में आई हूँ। आप MIM की बात कर रहे हैं। MIM के बारे में जो लोग सियासी सूझबूझ रखते हैं, उन लोगों का ये कहना है, जो आज तक MIM को एक कॉम्युनल पार्टी मानते थे लेकिन आज भी MIM की तरफ आ रहे हैं लोग, तो उन लोगों का ये भी कहना है कि अगर MIM को चुनाव लड़ना है तो अकेले नहीं लड़ना चाहिए, उनको भी चाहिए कि वो भी एक गठबंधन का हिस्सा बने, जैसा कि महागठबंधन एक चल रहा है, इस तरह का कोई गठबंधन का हिस्सा बन जाना चाहिए। आपकी क्या राय है उस पर? उन्होंने, हमारी पार्टी ने दामन फैला दिया था। हमारी पार्टी ने सभी से गठबंधन के लिए वो तैयार थे, जो भी लोग थे गठबंधन में आने के लायक, जिसको हमारी पार्टी समझ रही थी कि ये हमारे लायक हैं, गठबंधन हम इनसे कर सकते हैं, उन्होंने दामन फैला दिया था। लेकिन ये लोग खुद कॉम्युनल हैं, ये लोग सोचते हैं कि इनसे अगर गठबंधन करेंगे तो MIM मजबूत हो जाएगी, हम लोगों का फिर ज़मीन खिसकने लगेगा, इसलिए उन्होंने गठबंधन खुद नहीं किया। वैसी पार्टियों ने, हमारे लोगों ने तो दामन फैला दिया था। पब्लिक समाज के लिए काम कर रहे हैं। जब समाज की सोच थी कि वो गठबंधन में आते, तो हमारी पार्टी की भी सोच थी कि जो हमारी समाज कहेंगे, उन्हीं समाज की आवाज़ को सुन करके वो अपना दामन फैला दिए थे। लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि MIM चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन MIM ने तो पहले 50 सीटों का ऐलान भी कर दिया, उसके बाद गठबंधन की बात कर रहे हैं। और दीगर पार्टियां जो महागठबंधन की है, उनका तो साफ कहना है कि MIM का अभी वजूद नहीं है कि उनको इतना सीट दिया जाए या उनके बारे में कुछ सोचा जाए। अभी तो गठबंधन हुआ ना समाजवादी जनता दल से, तो हमारा गठबंधन हुआ ना। लेकिन समाजवादी जनता दल से आपका गठबंधन हुआ, समाजवादी जनता दल की क्या हैसियत इस वक्त? अरे हैसियत मत देखिए, एक चींटी जब हाथी के नाक में सुर में घुस जाती है ना, तो हाथी परेशान हो जाती है। हैसियत मत देखिए। MIM और समाजवादी जनता दल D मिल करके जब काम करेगी, आप देखेंगे समाज के लोग सब इकट्ठे हो चुके हैं और समाज के लोगों ने ठान लिया है कि हम इस गठबंधन को वोट देंगे। और MIM के तरफ तो लोग दीवाने हो चुके हैं। ये सुनामी लहर है, इस लहर को कोई रोक नहीं सकता। आप देखेंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला हम लोग सारी सीट पर चुनाव जीतेंगे। इस वक्त खास करके जोकी विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ महागठबंधन का एक मजबूत दावेदार होगा। जैसा कि शाहनवाज साहब और सरफराज दोनों भाई में आपसी तालमेल ठीक नहीं है और दोनों टिकट लेना चाह रहे हैं। खैर, जो भी आ जाए महागठबंधन की तरफ से, एक BJP और JDU गठबंधन से भी एक कैंडिडेट होगा। दो मजबूत कैंडिडेट के सामने आपका क्या मुद्दा होगा चुनाव पर? हमारा मुद्दा पासवानदा, जो मेरा इलाका पासवानदा है, और हमारे इलाके के लोग जो अभी अभी आपने देखा होगा कि कितनी परेशानियां का सामना करके आए हमारे लोग, ये खास के ये लॉकडाउन में। और उस वक्त कोई भी पार्टी के लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था। हमारी पार्टी के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। हमारे सुप्रीमो जो हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। किस चीज़ में हिस्सा लिए? मजदूर, जो गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर बाहर में बिलक बिलक के रो रहे थे, भूखे रो रहे थे, उस वक्त हिस्सा हमारे लोगों ने लिया है। और आज ये जो पासवानदा इलाका है, जिस इलाके में लोगों ने सिर्फ लोगों को ठगने का काम किया है और काम कुछ भी नहीं किया है। एक मुद्दत से जब से देश आज़ाद हुआ, तो एक ही फैमिली के लोग यहाँ पर तरह तरह के मुखौटा पहन करके आते रहे और इलेक्शन जीतते रहे। लोग अब बेदार हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी जीतेंगी, तो यहाँ पे एक नया रुख होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला जब हमारे पार्टी के लोग जीत करके आएंगे, जब हमारी सरकार बनेगी, इंशाअल्लाह ताला बिहार की सूरत बदलेगी। बिहार के जो पासवानदा इलाका है उनकी सूरत बदलेगी, बिहार की मजदूरों की सूरत बदलेगी, बिहार के दलितों को सूरत बदलेगी। सारे लोग, जो भी लोगों को लोगों ने वंचित समझ करके फेंक दिया है उठा करके, सभी की सूरत बदलेगी। आप सूरत बदलने की बात करते हैं और आपने ये भी कहा है कि कोई भी कानून या कोई भी गलत कानून अगर पास आता है तो ऐसे वक्त में ओवैसी साहब मजबूती के साथ संविधान के दायरे में आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा होता है कि आपने आवाज़ तो उठा दिया, आपने अपनी बात तो कह दी, लेकिन एक भी बात आपकी मानी तो नहीं जाती है ना। आप अकेले रहते हैं,
जब आपकी बात मानी नहीं जाती है तो ऐसे वक्त में आपको हर हाल में मिलना पड़ेगा। वैसे आपका 2-4 विधायक अगर हो भी जाता है तो सरकार में तो आप नहीं जाने वाले हैं, सरकार आपकी बनेगी भी नहीं, कितना काम करा लेंगे आप? अब तो देखिए कि हम लोग जो है गठबंधन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग 2 आदमी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग बड़े पैमाने पे जीत करके जाएंगे। आज तक ओवैसी साहब अकेले हैं, वो मानती हूँ, लेकिन अकेले नहीं। आज देखिए इम्तियाज़ जलील साहब, देखिए ओवैसी साहब, देखिए अकबरुद्दीन ओवैसी, जमात बढ़ती जा रही है। और बिहार से भी बड़ी जमात में जीत करके एमएलए जाएंगे, और जैसे शेर की तरह दहाड़ते हैं हमारे सुप्रीम, उसी तरीके से एमएलए यहाँ से भी जीत करके जाएंगे। सारे लोग शेर की तरह दहाड़ेंगे जा करके, तो विरोधियों के कान के पर्दे फट जाएंगे। आपके इलाके की मुख्य समस्या क्या क्या है जिन पर जल्द काम होना चाहिए? मेरे इलाके की मुख्य समस्या है, देखिए मेरे इलाके में एक भी ऐसे हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पर गरीबों का इलाज हो सके। जितने भी हॉस्पिटल हैं, सारे हॉस्पिटल आप देखिए कि बस मुट्ठी भर बन कर के रह चुके हैं। ना वहाँ पर कोई डॉक्टर है, ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है। मेरे लोग जीत करके आएंगे तो यहाँ की जो सबसे पहली जो हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल बड़ी से बड़ी हॉस्पिटलें आएंगी हमारे बिहार में। खास के देखिए अररिया ज़िला में, इतना बड़ा ज़िला है लेकिन वहाँ पर एक भी ऐसा संस्था नहीं है जहाँ पे गरीबों का इलाज हो सके। सारे गरीब परेशान हैं। इस तरीके का हॉस्पिटल खुलेगा, अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने खुलेंगे, जो कि गरीब मजदूर को रोज़गार मिलेगा। जो आज बड़े पैमाने पर पलायन कर रहे हैं, बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? यानी आप लोग यहाँ जो लोग पलायन करके जाते हैं तो उन लोगों पे आपकी मतलब मजबूती इस बात पर होगी कि उन लोगों का पलायन रोका जाए और यहाँ पर कोई कारोबार शुरू किया जाए। बड़ा सब जी बिल्कुल, क्योंकि जी ये काम करने के लिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में चुनाव जो लड़ रहे हैं, जहाँ की एक परिवार का मुसलसल, फिर एक बार कह रहे हैं, दबदबा रहा है, कोई तो गुण रहा होगा कि जिसकी वजह से वो मुसलसल जीते चले जा रहे हैं। खा वो पार्टी बदले तब भी जीत रहे हैं, निर्दलीय आए तब भी जीत रहे हैं। ऐसे वक्त में उस परिवार से यहाँ की जनता आपको उससे हट के आपकी तरफ कैसे आ सकती है? क्या ऐसा गुण आपके अंदर है, या क्या काम किया आपने जिला पार्षद रहते हुए, या जैसा कि आप पूर्व में समिति भी थे अपने पंचायत के, उस दौरान आपने क्या ऐसा काम कर लिया जो आपकी तरफ आया? आप महिलाओं के बारे में भी मुसलसल आवाज़ उठाते हैं कि महिला को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। देखिए आपने अभी एक सवाल किया हमसे कि उनमें कोई ऐसा गुण तो ज़रूर रहा होगा जो बार बार आ रहे हैं, लेकिन ये गुण की बात नहीं, ये अगुण की बात कही है। अब गुण की बात कहिए। उन्होंने चुनाव बार बार लड़ा। आपने एक कहानी सुना होगा कि एक खरगोश एक गाछ के नीचे सोया हुआ था और एक आम गिरा, और खरगोश शोर मचाते हुए जाके भागो भागो आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। सारे जानवर जंगल की तरफ हो लिए, सारे जानवर जंगल की तरफ हो लिए। उसी तरीके से इन्होंने एक सियासत, एक पॉलिटिक्स और एक इस तरीके का यहाँ के लोगों को समझा, मतलब कि बिल्कुल मूर्ख। उसी तरीके से जब इलेक्शन का टाइम आता है तो एक ऐसा अफवाह फैलाते हैं जो सारे लोग होर बांध करके एक तरफ चले जाते हैं कि भागो भागो एक ही तरफ वोट दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो वैसा हो जाएगा करके जो है उनको वोट दिया है। ऐसा कोई गुण नहीं है। आप आँख उठा करके देखिए जोकीहाट, आज देखिए जोकीहाट मार्केट कचरे का डब्बा बना हुआ है। यहाँ पर एक शौचालय नहीं वो लोग बना सके। देश जब से आज़ाद हुआ तब से वो लोग जो है अब सत्ता में आए, हर तरीके की पार्टी से, हर तरीके का मुखौटा पहन करके। मैं किसी से डरती नहीं, बस मैं अल्लाह से डरती हूँ, और मैं ये बात एकदम कड़े लहजे में कह रही हूँ। आप देखिए जोकीहाट में क्या काम किया उन्होंने। एक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय नहीं बनवा पाए, जो आज महिलाएं बेचारी मार्केट करने के लिए आती हैं, जहीं तहीं बैठती हैं। इनका चिंतन नहीं कर सकी छोटा सा काम का। आप बोलते हैं गुण। देखिए इलेक्शन में उन्होंने वही काम किया, वही खरगोश वाली कहानी आपको मैंने अभी जो थोड़ी सी सुनाई, बस यही कहानी है और कोई बात नहीं। बाकी रही मेरी, मैं पंचायत समिति की सदस्य बनी। पहली बार जब मैं 25 साल के बाद दोबारा से जो है क्या कहते हैं कि शुरू हुआ था पंचायती राज, जिसमें मैं पहली बार पंचायत समिति की सदस्य बनी, और जो भी मेरा योजना आया मैं ज़मीन पर काम करने का काम की हूँ, और मैं अपने समाज के कदम से कदम मिलाकर चलने का काम की हूँ हमेशा। बाकी मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे इनका मुआवजा चाहिए, मैं मुआवजा मांगने के लिए नहीं चुनाव लड़ रही हूँ। मैं
उन बेचारियों का और उन बेचारों का, उनकी जिनका हक महरूम किया गया जोकीहाट में, मैं उनके हक और हुकूक के लिए लड़ना चाहती हूँ, उनका हक और हुकूक दिलाना चाहती हूँ। आप देखिए जोकीहाट में आप पूछ रहे हैं कि मैंने जिला परिषद बन करके क्या किया। जिला परिषद में जो भी योजनाएं सरकार की मुझे मिली वो उस योजनाओं को मैंने ज़मीन पर किया। और जोकीहाट में जिन्होंने इतने मुद्दत से जो है एमएलए एमपी रहे, कोई एक शौचालय नहीं बना पाए, लेकिन मैं एक सार्वजनिक शौचालय सबसे पहले जोकीहाट में बनवाई। महिलाओं का दुख को देखते हुए, महिलाओं की तकलीफ को देखते हुए मैंने बनवाई है। आप जान सकते हैं इस बात को। तो जो भी मेरा काम है, मैं छोटी सी प्रतिनिधि हूँ और छोटी सी प्रतिनिधि बन करके मेरा जो भी काम आया है मैं ज़मीन पर करने का काम की हूँ। सड़कें आई, मैंने सड़क पे बनाई हूँ। मैं ऐसा नहीं कि लोगों की तरह जो है आधा तेरी आधा मेरी काम नहीं की हूँ। मैं जिला परिषद हूँ और आप मेरे इलाके में जाकर के पूछ सकते हैं, जितनी भी योजनाएं मैंने किया है, आप मेरी योजनाओं का सर्वे कर सकते हैं। आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, जो कि विधानसभा का क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र भी कहा जाता है इसको, यहाँ महिलाओं को सम्मान मिलना एक तरह का अजूबा लगता है लोगों को। महिला को किसी भी पद पे आ जाना या किसी भी ओहदे पर देखते हैं तो लोग खुशी महसूस होती है, खुसूसन महिलाओं को, क्योंकि हमेशा उनके प्रति लोगों की अलग सोच होती है कि महिला ये काम नहीं कर सकती है, महिला राजनीतिक में नहीं आ सकती है। ये लोगों की सोच है जो हम बता रहे हैं। आपने जब MIM ज्वाइन किया, MIM के बारे में भी वो तो इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन अगर उनकी तारीख को देखा जाए तो जैसे तेलंगाना में ये पार्टी मजबूत है, लेकिन एक भी कोई कैंडिडेट इनका महिला नहीं है। आपके औरंगाबाद में एक सांसद, 2 MLA है, वहाँ भी कोई महिला नहीं है। आपके किशनगंज से पहली बार जीत हासिल किया, या पूर्व में भी 6 कैंडिडेट खड़ा किए, लेकिन एक भी महिला नहीं थी। अब एक महिला होने के नाते आपने MIM को चुना है। आपको लगता है कि MIM का पहला कैंडिडेट या फिर और भी महिला कैंडिडेट की हैसियत से आपको टिकट मिल सकता है? देखिए, मैं अपनी बात तो नहीं करती कि टिकट मुझे देंगे या नहीं देंगे, ये बात मैं नहीं कहती हूँ। लेकिन ये बात सही आपने कहा है कि महिला 50% है, और एक MIM को ही नहीं, जितनी भी पार्टियां हैं सभी को 50% का जो होता है वो महिला को मिलना चाहिए। मतलब कि 50%, 243 सीट है, 243 का जो 50% कितना होता है, तो महिलाओं को इतना अधिकार मिलना चाहिए, इतनी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन सारे पार्टी लोग महिलाओं को ठगते हैं। रही MIM की बात, तो MIM तो उस बार 6 सीट लड़ी थी। उस वक्त हो सकता है कि उनको कोई ऐसी सशक्त महिलाएं या क्षेत्र में ऐसी महिला नहीं मिली होंगी उनको जो कि वो टिकट दे सकें। तो लेकिन इस बार जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी महिलाओं को भी टिकट देंगे, महिलाओं का भी हक और हुकूक का, महिलाओं के सम्मान का ख्याल ज़रूर रखेंगे और देना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी 50% है उनका सीट। 50% में तो उनको 50% मिलना चाहिए, लेकिन 50% नहीं दे करके ये लोग, सारे पार्टी के लोगों ने गद्दारी करने का काम किया, महिला को ठगने का काम करते हैं। बस महिला का वोट लेने के लिए कहते हैं कि महिला बहुत सशक्त है, महिला ये है, महिला वो है। ये देख लीजिए आप, राजद कांग्रेस कितने % दे रहे हैं, कितने % दे रहे हैं महिलाओं को। भाजपा वाला, जदयू वाला कितना दिया है। लेकिन जहाँ तक रही MIM की बात, MIM वाले अपने महिलाओं का सम्मान ज़रूर करेंगे, और जिस तरीके से पार्टी में महिला सशक्त है, जहाँ जहाँ से महिला चुनाव लड़ना चाहती है उनको ज़रूर टिकट देंगे। वो ऐसा लगता है। महिला की बात आई, अभी पूरा देश में शोर चल रहा है एक तरह का जी। हाथरस की जो घटना हुई थी उस पर क्या कहेंगे आप? कौन जिम्मेदार है इसके? बहुत अफसोस की बात है, आपने हाथरस की बात जो कही सीधे कलेजा पे चोट लगती है। इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इसलिए नरेंद्र मोदी है कि नरेंद्र मोदी ने योगी सरकार जो बनाया, गुंडा सरकार को, वो गुंडा है योगी सरकार, पहले से गुंडा है, लोग नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने वहाँ पर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, CM बनाया, वही गुंडा राज बनाने के लिए। आज यूपी का जो दुर्दशा है, यूपी का जो हालात है, ये योगी सरकार की और मोदी सरकार की बहुत बड़ी खामी है। ये उनकी ही खामी है और उनके लोग ये सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि योगी सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। यूपी से थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए योगी सरकार को और मोदी सरकार को। मोदी जी बात करते थे बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी
अरे क्या भाषण था आपका? आज आप जो है कहाँ चुप करके बैठे हुए हैं? आपका भाषण गया कहाँ? आज बच्चियों के साथ इस तरीके का हादसा हो रहा है। अब कितनी दर्दनाक हादसा है कि उनके साथ में इस तरीके का घटना होने के बाद उनके पीठ की रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाती है, उनके हाथ तोड़े जाते हैं, उसका जवान काटा जाता है। ये गुनाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसको माना जाएगा। आज हमारी बेटियां वहाँ पर बलरामपुर में भी इस तरीके का एक वाक़या सुनने को मिल रहा है। आखिर ये यूपी सरकार क्या कर रही है? आपने देखा होगा, प्रशासन भी लंगर नाच कर रहा है। प्रशासन, डीएम, एसपी, वहाँ की पुलिसें, लगता है उन लोगों को बेटियां नहीं हैं। इसीलिए कहते हैं कि देश के लोगों को चिंतन करना चाहिए। जिनको औलाद हो उनको पीएम बनाना चाहिए, जिनको परिवार हो उनको पीएम बनाना चाहिए, जिनको औलाद हो उनको सीएम बनाना चाहिए, जिनको परिवार हो उनको सीएम बनाना चाहिए। न तो योगी को परिवार है, न बेटी है, न बेटा है, उनको दूसरे के औलादों का क्या दुख, दूसरों की बीवी का क्या तकलीफ़ हो सकता है। न तो मोदी जी को है, न तो बेटी है, न बेटा है, न बीवी है। तो ऐसे लोगों को बेटियों का क्या सम्मान समझेंगे वो, जिनके घर में कोई बेटी ही नहीं है। डूब मरना चाहिए मोदी सरकार को, डूब मरना चाहिए योगी सरकार को। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो योगी सरकार को यूपी से इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। MIM पार्टी पर यह भी आरोप लगता है, जैसा कि आपने मजबूती के साथ योगी का भी विरोध किया, मोदी जी का भी विरोध किया, और आपने कहा कि जिनको औलाद हो उनको औलाद का दर्द होता है, लेकिन ये बयानबाजी करना MIM के बारे में चलता है कि वो हर मामले में सिर्फ बयानबाजी करते हैं। लेकिन हाथरस की जो घटना हुई उस पर आप लोगों ने क्या प्रतिक्रिया? अभी मेरे चैनल के माध्यम से मजबूती से अपनी बात रख दी है, लेकिन कई दिन हो गए इसके खिलाफ कोई नारेबाजी, कोई प्रोटेस्ट, कुछ आप लोगों ने किया? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले जो कि हाट में मैंने किया है, कैंडल मार्च निकाली। जहाँ तक हुआ मैं इनके लिए आवाज़ उठाई, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अपना कैंडल मार्च के माध्यम से। मेरी तबीयत 3-4 दिन में नासाज हो गई थी, नहीं तो आगे भी और भी कार्यक्रम होते और भी उनके। मैं किसी से डरती नहीं, मैं पहली बार आपको बोल चुकी हूँ, पहले ही बोल चुकी हूँ। मैं खुदा ताला से सिर्फ डरती हूँ, ना तो वो लोग सोचेंगे, ना लोकल नेता से डरती हूँ और ना बहुत बड़े नेता से मैं डरती हूँ। अगर मेरी मौत है, अगर मुझे तकलीफ़ लिखी हुई है किस्मत में तो होगी, लेकिन मैं किसी से डरती नहीं। और रही बात ये कि MIM सिर्फ भाषणबाजी करती हैं, ऐसी बात नहीं है। MIM अपने आवाज़ के ज़रिए हक और हुकूक दिलवाने का काम करती है। MIM के लोग किसी से नहीं डरते, सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरे जितने भी सिपाही हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, आपने देखा हो जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, सारे लोग आँख में आँख मिला करके बात करते हैं, प्रशासन हो या चाहे सरकार हो। हम लोग देख नहीं सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो जा कर के मैदान में लड़ाई छेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो छेड़ेंगे और करेंगे, और वो गुड़िया के लिए, वो बिटिया के लिए इंसाफ मांगेंगे, सरकार से मांगेंगे ज़रूर। पीछे हटने वाली बेटी मैं नहीं हूँ। बहुत दर्द है मेरे सीने में इस बात से, आए दिन ये मामला हो रहा है। आखिर इसको रोकने वाले तो आपने देखा, बीच में पार्टी चाहे जो भी हो, राहुल गांधी जी आए, उनके गिरबान पर उसने हाथ रखा, उनको धक्का मुक्का किया। तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है कि किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई आवाज़ उठाए तो उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको धमकी दिया जा रहा है, जेल का धमकी दिया जा रहा है। हम लोग न जेल से डरते हैं, न तो गोली से डरते हैं, न किसी नेता से डरते हैं। आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार हूँ और तैयार रहूँगी। सरहद पर लड़ने की भी ज़रूरत आएगी तो लड़ूँगी, मैं छोड़ूँगी कभी नहीं। ये मैडम जो कि विधानसभा क्षेत्र के मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त, और टिकट के दावेदार भी मजबूत हैं, और इस वक्त मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब वो भी मजबूत दावेदार कहे जाते हैं यहाँ के। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी और गुलशन आरा जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, इन दोनों में से किनको टिकट दिया जाता है पार्टी का, ये तो आला कमान तय करेगी। लेकिन पार्टी की तरफ से, अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि हम सर्वे कराएंगे पार्टी का, और इलाकाई सर्वे में जिनका नाम छन कर आएगा हम उनको टिकट देंगे। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर इलाकाई सर्वे होता है या हो चुका, जो भी हो, अख्तर साहब को ज़्यादा मालूम होगा, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके इलाके का सर्वे होगा तो कितना प्रतिशत लगता है कि आपका नाम आने वाला है? देखिए, प्रतिशत की बात मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिशत जो आप पूछ रहे हैं, तो ये बात मैं कैसे बताऊं, ये तो आप लोग बताएंगे, क्योंकि सर्वे आप लोग करते हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं। बाकी बात मुझे तो ये लगता है
जब मैं निकलती हूँ तो पूरा लगता है पूरे मेरे लोग हैं, मैं प्रतिशत किनको छाड़ दूँ, किनको रखूँ। मुझे तो लगता है कि पूरा जोकीहाट मेरा है, सारे मेरे लोग हैं। हमको नहीं लगता है कि इसमें प्रतिशत का जो है कुछ देखना होगा। मुझे लगता है कि सारे लोग मेरे हैं। अगर आपको टिकट मिल जाता है पार्टी का, तो आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किन के साथ डायरेक्ट होने वाला है? क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर डायरेक्ट आपका किसी से होगा, ऐसा आपका अनुमान क्या करता है? मेरा मुकाबला किन्हीं से नहीं होगा। हमारा एक अलग अंदाज है चुनाव लड़ने का, और अलग तरीके से मैं चुनाव लड़ती हूँ। जितनी महिलाएं हैं मेरी, सब मेरे साथ हैं, और जितने पुरुष भाई हैं मेरे जो समझ चुके हैं यहाँ की राजनीति को, वो सारे लोग मेरे साथ हैं। और मेरा मुकाबला लगता है किसी पार्टी से नहीं होगा। मेरा मुकाबला कोई करने वाला यहाँ पर है ही नहीं, किन्हीं की ज़रूरत नहीं जो मुझसे मुकाबला कर ले। यानी इनका मतलब आप अपार मतों से जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल। अगर मुझे पार्टी ने टिकट दिया तो मैं अपार मतों से चुनाव जीतूंगी। क्योंकि आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं जिला परिषद में जो मैं चुनाव जीती हूँ, इस ज़िले में कोई जवाब नहीं दे सकता मेरे मतों का। अपार मत लोगों ने दिया है मुझे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन का। मैं इस एहसान का बदला उनका कभी नहीं चुका सकती हूँ। मेरी जनता जनार्दन जो मुझे मोहब्बत प्यार दिया है, इस कुर्सी पे जो बैठाया है, वो मत है जो उन्होंने अपना दुलार प्यार मुझे मतों के ज़रिए दिया है। आप समझ सकते हैं कि मैं एक महिला होकर के चुनाव लड़ी, और लोग बल से लड़ते हैं, छल से लड़ते हैं। मैंने ना बल का प्रयोग किया ना छल का प्रयोग किया। सिर्फ अपने लोगों से मैं मिली और लोगों ने मुझे वोट दिया, मुझे पसंद किया। तो ये बड़ी बात है। इसी तरीके से अगर पार्टी मुझे टिकट देंगी तो मेरा मुकाबला किसी से नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं जो मुझसे मुकाबला कर ले। इंशाअल्लाह ताला मैं भारी मतों से चुनाव जीत करके आऊँगी। जैसा कि आप अपनी दावेदारी मजबूती के साथ रख रहे हैं, आपसे मेरा आखिर में ये सवाल है कि पार्टी का सर्वे पर अगर आपका नाम आता है तो आप तो मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और आपका कहना है कि हम जीत भी हासिल करेंगे, अपार मतों से जीत हासिल करेंगे। लेकिन बाई चांस आपको टिकट नहीं दिया जाता है, किसी और को दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं सम्मान करूंगी अपने आला कमान की बातों का। उनकी बातों मेरी सर आँखों पे रहेगी। और अगर मुझे टिकट नहीं दिया जाएगा, ये आला कमान का फैसला होगा, तो उनकी बात, उनके फैसले को मैं अपने सर आँखों पर लूँगी। और जो भी मेरे कैंडिडेट होंगे, मैं उनके कदम से कदम मिला करके अपनी पार्टी को जिताने के लिए तन मन धन से मैं अपना काम करूँगी, और अपने पार्टी को जिता करके विधानसभा भेजने का काम करूँगी। आपको पार्टी का टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, तो सबसे पहले किस काम पर आपकी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, यहाँ के जो शिक्षा है, जो आज बहुत नीचे स्तर पे जा चुकी है, मैं उन पे काम करूँगी। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, स्वस्थ रहेगा बिहार तो सारा काम होगा, और स्वस्थ होने के बाद कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं 2 काम करूँगी, एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में करूँगी, एक शिक्षा के क्षेत्र में करूँगी। तो ये थी गुलशन आरा, जो कि हाट विधानसभा क्षेत्र के मजबूत दावेदार है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, और इनसे हम बात कर रहे थे। और इनका साफ कहना है कि हमारा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है, हमने लोगों के दरमियान जाके काम किया है, लोगों के बीच रहे हैं, लोगों की मोहब्बत हमारे साथ है। पार्टी का टिकट मिलता है तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। और महिलाओं के बारे में मुसलसल कह रही थी, महिलाओं के साथ सभी पार्टियों ने नाइंसाफ़ी की है टिकट के मामले को लेकर, या फिर रोज़ बरोज़ ये रेप का कांड हो रहा है उस पर ये कह रहे थे। हाथरस कांड में मजबूती से इन्होंने कहा है, जिनको औलाद होगा उनको औलाद का दर्द होता है, जिनको औलाद ना हो ऐसे लोगों को सरकार में नहीं जाने चाहिए। मैडम, आपका बेहद शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं को जाना, और आप इतनी दूर से आकर के मेरी भावना को जानने के लिए आए। मैं इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और तमाम जनता जनार्दन का, अपने क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, सभी को मैं अपने तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस लायक बनाया, इसलिए आप मुझसे आकर के मेरी भावना को जान रहे हैं, मेरी बातों को सुन। ऐसे ही हम तमाम प्रत्याशियों से आपको अपने चैनल के माध्यम से मिलाते रहेंगे। आप हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।